In this question, a thin rod of mass small m is welded on inner surface of a thin walled pipe of mass capital M parallel to the axis of pipe. The composite body thus formed is placed on a uniform slope as shown. Inclination of the slope is adjustable. Find range of coefficient of friction between the pipe and the slope for which the body slides down without rotation. तो यहाँ पे जो भी ये कंपोजिट बॉडी है, इस बॉडी को स्लाइड करना है इस इंक्लाइन प्लेन पे, लेकिन इसको रोटेट नहीं करना है. इसका मतलब है कि इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम होना चाहिए. इट मस्ट बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टॉर्क शुड भी ज़ीरो. इस पर जो टॉर्क लगना है वो जीरो लगना है यहाँ पे. नेट फोर्स इस पर जो अलॉन्ग द इंक्लाइन है यहाँ पर नेट फोर्स, तो जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें बोला जा रहा है कि जो बॉडी है वो स्लाइड कर रही है, तो इसका मतलब है जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है. तो इसका मतलब बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है, यहाँ पे बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है. तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए अगर मैं टॉर्क की इक्वेशन लिखूंगा तो फिर मैं किस पॉइंट को सेलेक्ट करूंगा. पहला सवाल अब यहाँ पर यह आता है कि किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखे जाए, टॉर्क को बैलेंस किया जाए, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो लिखा जाए. तो अगर यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है तो फिर हमें यहाँ पे टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखना होगा. टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू जीरो. अगर मान लीजिए ये केस होता है कि इफ़ नेट फोर्स जीरो हो जाता तो फिर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखने के लिए फ्री था. टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट लिख सकता था मैं, क्योंकि अगर किसी बॉडी पे अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो टॉर्क, नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो टॉर्क फिर किसी पॉइंट के अबाउट आप लिखो वो टॉर्क वो सेम आएगा वहाँ पर. लेकिन यहाँ पर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, तो टॉर्क हमें अगर जीरो करना है तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करेंगे. तो अगर नेट फोर्स जीरो है किसी बॉडी पे तो टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करो वो सही में आता है. तो अगर हमें जीरो करना है तो हम कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये तो तब है जब नेट फोर्स जीरो होता तब की बात है, लेकिन नेट फोर्स तो जीरो है नहीं. जैसे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स इसके दूं तो अगर मान लीजिए रॉड यहाँ पर अगर इस तरीके की है, ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ये रॉड है जो कि दो स्ट्रिंग है और फिर ये रोटेशन और ट्रांसलेशन हर तरीके के इक्विलिब्रियम में है. तो इसमें इस तरीके के सिस्टम में रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आप कोई पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो. किसी पॉइंट के अबाउट नेट और जीरो लिखा जा सकता है. इसके बारे में और डिटेल के लिए आप मेरे कंसेप्ट वीडियोस देख सकते हैं. उसमें रोटेशन में टॉर्क के कुछ वीडियोस हैं, उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा यहाँ पर, जिनको आप बाद में देख सकते हैं अगर आप और डिटेल में इसमें जाना चाहें. तो फिलहाल मैंने एक समरी यहाँ बता दिया कि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करना होगा. अगर नेट फोर्स जीरो होता यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी होता यहाँ पे, तो फिर नेट टॉर्क आप किसी पॉइंट के अबाउट जीरो कर सकते थे, कोई इस तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. लेकिन अब रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर यह है कि हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट यहाँ पे टॉर्क को जीरो करना चाहिए. कन्वीनियंट यही है हमारे लिए कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो करें. अगर हम कोई और पॉइंट लेंगे तो फिर वो सूडो फोर्स, सूडो टॉर्क, उन सब चीज़ों के बारे में बात आने लग जाएगी फिर वहाँ पे, तो वो उतना कन्वीनियंट होगा नहीं, क्योंकि इसके एक्सेलरेशंस वगैरह क्या होंगे क्या नहीं होंगे वो भी वेरिएबल हैं. इसके अंदर कुछ भी यहाँ पे फिक्स नहीं है. तो हम ट्राई करेंगे कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क को जीरो करें. अब जब मैं सेंटर ऑफ मास मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो करूँगा, यहाँ पर पहला जो मेरी कोशिश होगी वो यही रहेगी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो किया जाए. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है तो वहाँ से तो इसका वेट पास कर जाएगा, जो टोटल वेट है इसका m प्लस एम इंटू जी. तो जो भी इस पूरे सिस्टम का ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है वहाँ से वो पास कर जाएगा. तो वेट का कोई चक्कर नहीं है, वेट का टॉर्क यहाँ पे जीरो हो जाएगा. बाकी के फोर्सेज यहाँ पे तो जैसे वेट है तो वेट सेंटर ऑफ मास से पास होता है, और सेंटर ऑफ मास से पास होता है तो इसका जो टॉर्क है वो जीरो हो जाएगा. मैं ओवरऑल सेंटर ऑफ मास की बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम के सेंटर ऑफ मास. फिर उसके बाद में बाकी बचने वाले फोर्सेज हैं वो कॉन्टैक्ट फोर्सेज हैं, और कॉन्टैक्ट फोर्सेज में हमारे पास में नॉर्मल एंड फ्रिक्शन है. तो नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो भी यहाँ पे टॉर्क है फिर वो भी जीरो हो जाना चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तभी जाकर के नेट टॉर्क जीरो हो पाएगा. कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि नॉर्मल और फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं या रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो इनका रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करने से आसानी ये होगी कि ये दो फोर्स नहीं होंगे, सिर्फ एक सिंगल फोर्स होगा. तो मेरे को ये पता है कि ये वेट तो सेंटर ऑफ मास से पास करेगा. जैसे मान लीजिए एक सेंटर ऑफ मास का कोई पॉइंट है, वेट तो वहीं से पास करेगा, और बाकी का कोई भी और दूसरा फोर्स अगर है और हम चाहते हैं कि पूरे सिस्टम पे टॉर्क जीरो रहे, तो बाकी का जो दूसरा फोर्स है उसको भी इसी पॉइंट से पास होना चाहिए, उसके लाइन ऑफ एक्शन को इसी पॉइंट से पास होना चाहिए, तभी नेट टॉर्क यहाँ पे जीरो हो पाएगा. तो हम कोशिश करेंगे कि दो फोर्सेस के कॉम्बिनेशन में इसको हम देख लें, नॉर्मल और फ्रिक्शन का जस्ट रिजल्टेंट यहाँ पर देख लें. और इस बॉडी की जो लोकेशन है जस्ट वो एक इंडिकेटिव लोकेशन यहाँ पे दी गई है. ये जो बॉडी है, ये जो रॉड है यहाँ पे, उस रॉड को कहीं और भी यहाँ पर आप दिखा सकते हो. इसमें जस्ट इंडिकेटिवली यहाँ पे दिखाया गया कि रॉड को यहाँ रख दिया गया, कहीं ना कहीं इसके साथ में स्टिक करके रॉड को रखा हुआ है. तो अब मैं यहाँ पे कुछ डायग्राम्स पहले बना लेता हूँ.
तो अगर मैं पहले इनके सेंटर ऑफ मास की बात करूँ कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा, तो सेंटर ऑफ मास इनका कहाँ पर होगा, तो जो भी पाइप है, पाइप का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हो गया, जो भी रॉड है, रॉड का सेंटर ऑफ मास खुद यही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो सेंटर ऑफ और जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास होगा वो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे मान लीजिए यहाँ कहीं पर रहता है सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना होगा, तो इसके रेडियस को अगर मैं यहाँ पर आर मान लूँ यहाँ पे, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस अगर यहाँ से चाहिए तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो इन्वर्स रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे स्मॉल एम है, यहाँ पे कैपिटल एम है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको अगर मैं यहाँ पर R1 बोल दूँ तो ये R1 यहाँ पर हो जाएगा। तो जब मैं R1 लिखूँगा तो पहले ऊपर ये वाला मास आएगा, क्योंकि इन्वर्स रेशियो होता है, तो m डिवाइडेड बाय m प्लस m इंटू आर। ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है फ्रॉम दिस एक्सेस और सेंटर ऑफ दिस पाइप। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहीं पे लाई करेगा। तो जैसे मैंने कहा कि इसके लोकेशन को आप डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ला करके रख सकते हो। ये कहीं पर भी हो सकता है जहाँ पर भी ये सारी सिचुएशन वैलिड हो जाए कि ये स्लाइड करे और रोटेट ना करे, तो वहाँ आप इसको रख सकते हो। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखते जाओ कि जो म्यू है, म्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है। तो हमें म्यू का वेरिएशन निकालना है कि मिनिमम से लेकर के मैक्सिमम कहाँ तक म्यू वेरी करा सकते हैं यहाँ पर, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हुए। सपोज़ अगर मैं इस रॉड को यहाँ कहीं पे रख दूँ, ये जो रॉड है अगर मैं इस रॉड को यहाँ कहीं पर रखूँ, ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्योंकि इससे डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास का फिक्स ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा इन दोनों के बीच में गैप फिक्स है कि वो आर के बराबर रहेगा, रेडियस के बराबर। तो अगर मैं इस तरीके का एक सर्किल ड्रॉ कर लूँ तो सेंटर ऑफ मास जो है इस सर्किल पे ही रहेगा। R1 रेडियस का मैंने सर्किल ड्रॉ कर लिया है। तो सेंटर ऑफ मास सपोज यहाँ पर है, अब इसका सेंटर ऑफ मास से जो ओवरऑल वेट है वो पास हो जाएगा, जो कि m प्लस एम इंटू जी है यहाँ पर। दिस इज m प्लस एम इंटू जी, ये ओवरऑल वेट यहाँ से पास हो गया। नॉर्मल रिएक्शन तो ऐसे ही पास होगा यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है यहाँ पे, नॉर्मल को जस्ट मैं इनसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो नॉर्मल जो है यहाँ पर वो नॉर्मल इस सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और इसका भी टॉर्क तो जीरो है ही यहाँ पे। इसका मतलब है अगर फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन तो आएगा तो इस तरीके से आएगा, क्योंकि स्लाइडिंग की टेंडेंसी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी यहाँ पर इसकी। तो फ्रिक्शन अगर इस तरीके से आता है फिर उसका टॉर्क यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर रॉड को आप यहाँ पे रखते हो, अगर रॉड यहाँ पे रहती है बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, तो फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्रिक्शन होगा तो ज़रूर उसका टॉर्क इसके अबाउट आएगा, क्योंकि बाकी का टॉर्क जीरो हो गया। तो इसका मतलब ये है कि फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब, और फ्रिक्शन तो ज़रूर लगेगा, अगर फ्रिक्शन रहेगा तो ज़रूर लगेगा, क्योंकि स्लाइड कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो इसका मतलब फिर उस केस में म्यू जीरो हो जाना चाहिए। अगर हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो इसका मतलब म्यू जीरो हो जाना चाहिए। तो म्यू की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो तो यहाँ पे आगे ज़ीरो, और ये तब आ रही है जब जो रॉड है वो बिल्कुल बॉटम पे है, व्हेन रॉड एट बॉटम। ये तो हो गया। अब उसके बाद में अब यहाँ पर आप इसकी पोजीशन को जस्ट चेंज करते जाओ, और पोजीशन चेंज जैसे जैसे करते जाएंगे आप देखोगे कि फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी चेंज होती जाएगी, और अब एक हम म्यू मैक्सिमम की तरफ यहाँ पर बढ़ते चले जाएंगे। तो अब मैं इसके लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करके यहाँ कहीं पे लेकर के आता हूँ। तो लोकेशन चेंज करते हैं और कहीं ऊपर रखते हैं। उसके लिए मैं एक सेपरेट डायग्राम बनाता हूँ जिससे थोड़ा बेटर विजुलाइज हो जाए। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर था, और एक सर्किल मैंने जैसे वहाँ पे बना लिया था। ये सर्किल बस कन्वीनियंट है कि बार बार मेरे को सेंटर ऑफ मास अलग से बनाना नहीं पड़ेगा। अगर मैं सपोज़ पार्टिकल को यहाँ कहीं रखता हूँ और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो जब मैं इस रॉड को जब मैं यहाँ कहीं रखूँगा तो सेंटर ऑफ मास फिर यहाँ कहीं पे आ जाएगा। अगर सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ कहीं पे आ गया तो जो आपका mg लग रहा है, ठीक है, इस mg का टॉर्क तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब नॉर्मल और फ्रिक्शन यहाँ पे दो अलग अलग फोर्सेज हो जाएंगे इस तरीके से। तो मैं चाहता हूँ कि नॉर्मल फ्रिक्शन को दो अलग अलग फोर्सेस ट्रीट करने की बजाय हम ऐसा कर लें कि नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट दिखा दें यहाँ पे, और वो जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यहाँ से पास हो जाना चाहिए। तो वो रिजल्टेंट फिर यहाँ से अगर पास हो जाए तो फिर टॉर्क जीरो हो जाएगा पूरे सिस्टम पे सारे फोर्सेस का मिला करके। और सपोज़ जब ये ऐसा हो रहा है तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, वो एंगल लेट्स से फाई बन रहा है। तो ये एंगल कुछ ऐसा होना चाहिए कि tan फाई इज़ इक्वल टू, क्योंकि फाई यहाँ पर n और f का रिजल्टेंट है, तो tan फाई यहाँ पे हो जाएगा n/f, और मैक्सिमम वैल्यू मैं f की यहाँ पे ले लेता हूँ म्यू इंटू n, तो ये हो जाएगा 1/μ। इसका मतलब जो म्यू है वो 1/tan फाई के बराबर होना चाहिए। अब बस आपको फाई का वेरिएशन देखते जाना है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह आप रखोगे तो फाई का वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है। सपोज़ आपने इसको अगर यहाँ कहीं पर रख दिया होता, थोड़ा और आगे बढ़ा दो, अगर आप यहाँ पे रख दो इसको,
तो आप देखोगे कि फाई यहाँ पे कम हो गया। अगर आप इसको यहाँ कहीं पे रख देते, यानी कि यहाँ कहीं पे अगर सेंटर ऑफ मास होता तो फिर फाई बढ़ जाता है यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप इधर की तरफ रखते जा रहे हो तो जो फाई है वो घटता जा रहा है। फाई कौन सा एंगल है? तो नॉर्मल फ्रिक्शन जो मैंने यहाँ पे ले रखा है, इनका रिजल्टेंट फ्रिक्शन के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल फाई है यहाँ पर। तो ये एफ़ यहाँ पे घटता जा रहा है, और एफ़ अगर ये फाई यहाँ पे घटता जा रहा है, फाई अगर घटता जाएगा तो टेन फाई भी घटता जाएगा, क्योंकि टेन और फाई यहाँ पे डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो आप फाई को घटाओगे टेन भी घटेगा, और टेन घटेगा तो जो म्यू है वो बढ़ेगा। तो आप एक म्यू की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे जब आप फाई की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे कि फाई मिनिमम यहाँ पे कितना होगा। तो फाई मिनिमम के लिए आप ऐसा करो कि जैसे जैसे आप यहाँ से दूर दूर चलते जा रहे हो वैसे वैसे फाई घटता जा रहा है। तो मैं एक क्रिटिकल केस यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो जो क्रिटिकल केस होगा वो ये होगा कि उस केस में आप यहाँ पर क्या करो, अगेन मैं एक डायग्राम इसका बना देता हूँ जिससे कि कैलकुलेशंस थोड़ी आसान दिखाई दें। फाइनली हम अब इस कंक्लूजन पे पहुँच गए कि यहाँ से जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो इस लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो अगर नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे रहेगा तो ये फाई की एक तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिस विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फाई जो भी यहाँ पर आएगी इसमें। तो फाई मिनिमम आ जाएगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग म्यू मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फाई, यहाँ पर आप ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर लो। सपोज़ ये परपेंडिकुलर हो गया, अगर यहाँ पे फाई है तो 90 माइनस फाई, और ये वाला जो एंगल है ये फाई हो जाएगा। फिर यहाँ पे दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये एंगल फाई हो गया। इसमें बस आप वैल्यूज़ देख लो कि क्या क्या आ रही हैं। तो आपको ये डिस्टेंस पता है कि ये तो रेडियस है यहाँ पर इस पाइप का, और आपको ये डिस्टेंस पता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, इस छोटे वाले सर्किल का रेडियस है यहाँ पर ये। तो कॉस फाई आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो कॉस फाई की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी आपकी, दिस कॉस फाई विल बी इक्वल टू, तो R1 डिवाइड बाई आर, और जो R1 हमने कैलकुलेट कर रखा है R से डिवाइड करके, ये हो जाएगा M डिवाइडेड बाई M प्लस M। ये कॉस फाई आ गया, 1/10 फाई जो है वो कॉट फाई होगा। तो आप कॉट फाई जस्ट कैलकुलेट कर लो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग वही म्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो जो कॉट फाई है यहाँ पे वो हो जाएगा। तो कॉस फाई अगर पता है तो उससे आप कॉट फाई बड़े आसानी से निकाल सकते हो ट्राइंगल बना करके। तो जैसे अगर ये एंगल फाई है तो कॉस फाई M डिवाइडेड बाई M प्लस M है, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस ये हो जाएगा कॉट फाई। तो आपको ये लेंथ चाहिए होगी, तो जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ के लिए आप यहाँ पर दोनों को इस तरीके से कर लो, M प्लस M का स्क्वायर माइनस M स्क्वायर। तो एक M स्क्वायर, स्मॉल m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल M स्क्वायर प्लस 2mm यहाँ पे बचेगा। तो नाउ दिस म्यू इज़ कॉट फाई। हम म्यू मैक्सिमम एक तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, और म्यू मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर हो जाएगी दिस स्मॉल m डिवाइडेड बाय, यहाँ से आप जो कैलकुलेट करोगे इस लेंथ को, अंडर रूट कैपिटल M स्क्वायर प्लस 2m इंटू स्मॉल m। ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ म्यू। तो म्यू की जो रेंज है वो 0 से लेकर के यहाँ तक रहेगी, 0 से कम तो हो नहीं सकती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता है यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ कि जो म्यू है वो म्यू लेस देन और इक्वल टू यहाँ पर m डिवाइडेड बाय, आप चाहो तो कैपिटल M को यहाँ कॉमन ले सकते हो, तो कैपिटल M इज़ कॉमन, तो कैपिटल M प्लस 2 स्मॉल m, इसके बराबर यहाँ पर ये एक तरीके से म्यू के मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और ये इसकी रेंज भी हो गई यहाँ पर म्यू की। तो ये तरीका होगा इसको कैलकुलेट करने का। अब इसमें एक लाइन जो लिखी हुई है उसका क्या मतलब निकला यहाँ पे, उसको भी बार देख लेते हैं। जैसे इसमें एक लाइन ये लिखी हुई कि इंक्लिनेशन ऑफ दिस स्लोप इज़ एडजस्टेबल। स्लोप का जो इंक्लिनेशन है वो एडजस्टेबल है, ऐसा क्यों लिखा गया यहाँ पर? तो अब यहाँ पर आप देखो कि जैसे जैसे आप यहाँ पर लोकेशन चेंज कर रहे हो इसकी, तो अगर आप इसके लोकेशन यहाँ पर चेंज कर रहे हो तो होगा यहाँ पर ये लोकेशन चेंज करने से कि म्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, म्यू बढ़ता जा रहा है। तो म्यू बढ़ता जा रहा है तो हो सकता है कि एक गिवन इंक्लिनेशन के लिए स्लाइडिंग भी बंद हो जाए, क्योंकि म्यू बढ़ चुका है यहाँ पर। अगर म्यू बढ़ गया तो स्लाइडिंग भी फिर यहाँ पर बंद हो जाएगी इसमें। तो हम चाहते हैं कि स्लाइडिंग हो, यहाँ पर जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो ये कि स्लाइडिंग तो होनी चाहिए। तो अगर आप म्यू जैसे जैसे आप यहाँ पर रखते जा रहे हो तो म्यू बढ़ता जा रहा है, म्यू की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, म्यू एक मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करने वाला है। तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपको इसका इंक्लिनेशन भी चेंज करना पड़ सकता है जिससे कि स्लाइडिंग करता रहे। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया कि अगर आप म्यू को चेंज कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि उसकी स्लाइडिंग बंद हो जाएगी, तो उसकी स्लाइडिंग यहाँ बंद नहीं हो रही, स्लाइडिंग यहाँ पे चल रही है। कुछ लोग हो सकता है कि ये सोचें कि क्या मैं ये जो यहाँ पे ये जो रॉड थी उसको मैं इधर रख सकता हूँ क्या? तो सेंटर ऑफ मास जैसे फिर यहाँ पर आ जाएगा अगर आप रॉड को यहाँ पर रखोगे। तो उस केस में जो अब यहाँ से नॉर्मल और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट पास होना चाहिए। तो नॉर्मल फ्रिक्शन का रिजल्टेंट यहाँ से पास होने के लिए फ्रिक्शन को फिर ऐसे लगना चाहिए, लेकिन फ्रिक्शन इधर नहीं लगेगा क्योंकि अगर स्लाइडिंग हो रही है, यहाँ पे ये पॉइंट स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन को फिर बैकवर्ड ही लगना पड़ेगा यहाँ पे।
तो आप रॉड को जो है यहाँ इस रेंज के अंदर रखोगे, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर डिसाइड किया अभी उस रेंज के अंदर यहाँ पर इसको इस तरीके से रखा जा सकता है। यानी इधर रखेंगे तो फ्रिक्शन फिर इधर की तरफ लगेगा, तो फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता यहाँ पे, इसीलिए हमने यहाँ पर इधर की तरफ ही इसको रखा है और उससे म्यू की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ हमने इसमें कैलकुलेट कर ली हैं।